तो इसके बाद बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि जब हमारा भोजन को हम मुख गुहा में रखकर चबाकर निगलना स्टार्ट करते हैं, तो आप सभी जानते होंगे जो हमारी ग्रसनी होती है, जहाँ पर हम भोजन को निगलते हैं, जो ग्रसनी होती है, इसमें हमारी ऐच्छिक मांसपेशियां पाई जाती हैं, वॉलंटरी मसल्स पाई जाती हैं। इसीलिए आपने कभी महसूस करा होगा कि कभी कभी हम भोजन को निगलने होते हैं, और कभी आपने महसूस करा होगा कि हम भोजन को थोड़ा सा निगले हुए हैं और उसको चाहे तो वापस कर सकते हैं। तो ऐसा इसीलिए हो पाता है क्योंकि यहाँ पर ऐच्छिक मांसपेशियां पाई जाती हैं। लेकिन जैसे ही ग्रसनी के नीचे भोजन उतरता है, फिर इसको हम वापस नहीं करा सकते, क्योंकि इसके बाद जिसको हम ओसोफेगस कहते हैं, यहाँ ग्रासनाल कहते हैं, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। ग्रसनाल या ग्रसनी जो हमारी ग्रासनाल होती है, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें ऐच्छिक मांसपेशियां नहीं होती हैं। और आप सभी जानते हैं कि इसमें पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होती है। जो हमारा भोजन होता है, देखिए हम बात करेंगे कि मुख गुहा से भोजन हमारा आमाशय तक पहुंचता कैसे है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जब हम लोगों के फेफड़े में कफ बनता है तो वह ऊपर की ओर आकर के जो है नाक के माध्यम से, मुंह के माध्यम से बाहर निकलता है। लेकिन भोजन हमारा मुख से होता हुआ आमाशय तक कैसे पहुंचता है, तो इसमें जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होती है, इसमें जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होगी, देखिए आमाशय जो ओसोफेगस होता है, इसमें जो मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होती है, इस गति को हम कहते हैं क्रमाकुंचन गति। और इस क्रमाकुंचन गति के द्वारा, जैसे आपने देखा होगा, जो हमारा सांप होता है, वो जैसे मेढक को खा लेता है तो धीरे 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 पीछे की ओर खिसकाता रहता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इसमें भी क्या होगा कि जैसे मान लीजिए भोजन, जो हमारा भोजन होता है वो यहाँ पर होगा, तो ये ऊपर वाला जो सरफेस होगा, ऊपर वाली वाल होगी, इसको नीचे की तरफ प्रेस करेगी और ये नीचे पतला होकर के इस तरह से फिर जो है नीचे की तरफ खिसकता हुआ चला आएगा। तो इस प्रकार की गति को पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहते हैं। और इस भोजन को हम लोग क्या कहते हैं, ये भोजन देखिए जब मुख गुहा में लार के साथ मिलता है तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको यहाँ पर बोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलस कहा जाता है। तो ये जब बोलस जो होगा, जो यहाँ पर बोलस होगा, ये जब आमाशय में, अब देखिए हम लोग अक्सर देखे होंगे, आज हम बात करेंगे दोस्तों कि जब हम लोगों को उल्टी होना शुरू होता है तो आखिर क्यों उल्टी होती है, क्यों आमाशय से भोजन बाहर आ जाता है। और हम लोग पहले भी जान सकते हैं कि हम लोगों को वोमिटिंग होने वाली है। आप सभी जानते हैं जब हम लोगों को वोमिटिंग होनी होती है तो मुंह में बहुत सारा लार बन जाता है। मुंह में बहुत सारी लार इसीलिए बन जाती है क्योंकि जब हमारा वोमिटिंग होगा तो आमाशय से भोजन आने वाला है, जो अभी पचा नहीं है पूरी तरह से, वो आमाशय से भोजन आने वाला है। और आमाशय में एसिडिक मीडियम होने के कारण, जो है अम्ल होने के कारण, हमारी मुंह की जो कला होगी, मुंह की जो भित्ति होगी, उसको क्या कर देगी, जला देगी। और इसीलिए हमारी मुख गुहा में लार बन जाती है ज़्यादा मात्रा में, ताकि आमाशय से निकला हुआ HCl या एसिड जो है, जो अम्ल है, वो हम यहाँ पे उसकी सांद्रता कम हो जाए और हमारी मुख की सरफेस को वो नुकसान ना पहुँचा सके। तो इसीलिए हमेशा उल्टी होने से पहले हमारे मुंह में लार बन जाती है ज़्यादा मात्रा में। अब हम बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर एक वाल्व आपको दिख रहा होगा, संकुचित व्यवस्था दिख रही होगी, इसको हम कौन सा वाल्व कहते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको कहा जाता है, क्या कहेंगे, ये वाला हिस्सा जो होता है ये फंडिक कहलाता है। ये आमाशय 3 भागों में बटा होता है, फंडिक हो जाएगा, कार्डियक हो जाएगा और पाइलोरिक हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर इसकी ओपनिंग हो रही, जो ओसोफेगस की ओपनिंग है वो कार्डियक भाग में हो रही है। आमाशय के 3 भाग होते हैं, फंडिक, कार्डिक और पाइलोरिक। फंडिक जो होता है वो 80% हिस्सा बनाता है और ये सबसे महत्वपूर्ण भी होता है क्योंकि इसी में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं। देखिए इस तरह से जब आप वीडियो को देख रहे हैं और बहुत ही अच्छे से आप देखना चाहते हैं, ज्यूम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक डाल दिया है, उस वीडियो को आप देखिएगा। उसमें सारी चीज़ें डिटेल्स के साथ बड़ी जो है बड़े चित्र उसमें जो है मैग्नीफाई करके दिखाए गए हैं, तो आप उसको देखें। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि आखिर हम लोगों में भोजन, जब हम लोग उल्टा खड़े हो जाते हैं तब नहीं गिरता, लेकिन वोमिटिंग होने में क्या होता है, उल्टी होने पर जो है ये आमाशय से भोजन निकल जाता है। तो ये जो वाल्व होता है, जो कपाट होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलेंगे कार्डियो
इसे हम कार्डियक स्फेनेक्टर भी कहते हैं, या और हम क्या कह सकते हैं, कार्डियोओसोफेगस, कार्डियोओसोफेगस स्फेनेक्टर भी कहते हैं। कौन सा स्फेनेक्टर कहते हैं? इसे हम, ये कार्डियक में इसकी ओपनिंग हो रही है तो इसे हम कार्डियक स्फेनेक्टर भी कहते हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करें, जो हमारा कार्डियक स्फेनेक्टर है, या इसको हम कार्डियक वाल भी कहते हैं। क्यों कार्डियक वाल कहते हैं? क्योंकि देखिए कार्डियक भाग में इसकी ओपनिंग हो रही है तो इसे क्या कहा जा सकता है, इसे कार्डियक वाल्व भी कहते हैं। और क्या कहेंगे, कार्डियो एसोफेगल स्फेनेक्टर भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये भोजन को आने तो देता है लेकिन वापस नहीं जाने देता है, और इसीलिए हम लोग चाहे उल्टा खड़े हों चाहे सीधे खड़े हों, भोजन ऐसा नहीं कि फिर से वापस हो जाए। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। भोजन यहाँ पर आता है, इसको हम लोग, इसमें जब भोजन की लुगदी बनती तो उसको काइम कहते हैं। जब HCl के साथ भोजन मिल जाता है तो उसको हम काइम कहते हैं। आमाशय के 3 भाग होते हैं, फंडिक, कार्डियक और पाइलोरिक। पाइलोरिक यहाँ पर देख रहे हैं सबसे निचला हिस्सा होता है। पाइलोरिक जो होता है ये सबसे निचला हिस्सा होता है और ये छोटी आंत में खुलता है। पाइलोरिक और छोटी आंत के बीच में भी यहाँ पर एक वाल्व दिख रहा है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम पाइलोरिक स्फेनेक्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फेनेक्टर। क्या बोलेंगे, पाइलोरिक स्फेनेक्टर। जो पाइलोरिक स्फेनेक्टर होता है ये क्या करता है, भोजन ऐसा, इसलिए ये प्रोहिबिट करता है, ये भोजन को नीचे छोटी आंत में जाने से रोकता है। क्यों रोकता है, देखिए जब तक भोजन पूरी तरह HCl में मिल ना जाए, पूरी तरह से उसकी लुगदी ना बन जाए, अगर भोजन बिना लुगदी बने, बिना HCl मिले जो है अगर छोटी आंत में चला गया तो अपच हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। इसीलिए ये संकुचित रहता है जब तक पूरे भोजन में HCl जो होता है वो मिल नहीं जाता। और यहाँ का जो HCl होता है वो इन पेशियों, इन सेल्स के द्वारा जब मैसेज को भेजा जाता है तो ये जो पाइलोरिक स्फेनेक्टर है, जो पाइलोरिक स्फेनेक्टर है ये खुल जाता है और भोजन कहाँ पर एंट्री करता है, छोटी आंत में एंट्री करता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो लीवर और पैनक्रियाज जो 2 ग्रंथियाँ हैं, एक हमारा गॉल ब्लैडर भी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए अगर हम लीवर को बनाने की कोशिश करें तो लीवर ऐसे दिखता है। लीवर हमारा कैसे दिखेगा, ऐसे दिखता है, दिख रहा है आप लोगों को। और लीवर के पास 2 पिंड होते हैं। अभी हम लोग 2 ही पिंड पढ़ते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी जैसे TGT PGT का है, देख रहे हैं वीडियो, तो वो लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इस लीवर के इस भाग में 2 पिंड और होते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है ये आपका कौन सा हिस्सा, देखिए लीवर ऐसे होता है और हम ऐसे खड़े हो गए तो ये हो गया राइट हैंड और ये हो गया लेफ्ट हैंड, तो इसको बोलेंगे राइट लोब। क्या बोलेंगे, राइट लोब। और ये हो जाएगा लेफ्ट लोब। अब यहाँ पर लीवर जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है जिसका भार 1.5 किलोग्राम का होता है। और ये क्या करती है, वसा का इमल्सीकरण करती है। ये यकृत क्या करता है, वसा का इमल्सीकरण करता है। इसके अलावा यकृत के बहुत सारे कार्य हैं, फैगोसाइटिक नेचर का होता है। अगर लीवर बेकार हो जाए, थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाए तो पाचन क्रिया बाधित हो जाती। लेकिन लीवर के पास में रीजेनरेटिंग पावर जो होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है। इसके संक्रमित हो जाने से ही रुधिर की कमी हो जाती है, पीलिया, एनीमिया इत्यादि हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसका क्या नाम होता है, तो काउडेट। उसके बाद में यहाँ पर आप इतना याद रखें कि इसके लीवर के कितने राइट लोब और लेफ्ट लोब दिए गए हैं। तो लीवर की अगर हम आगे बात करें, टोटल बात करें तो कितने लोब होंगे, 4 लोब होते हैं।
तो यहाँ पर हम लीवर की बात करें, कितने लोब होंगे? 4 लोब होंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि किसको हम कॉर्डेट कहेंगे और किसको हम यहाँ पर क्वाड्रेट कहेंगे, तो आप देख रहे हैं जो बड़ा वाला है उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेट कहते हैं, क्योंकि कॉर्डेट हमने यहाँ पर लिख दिया है, तो इसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेट कहेंगे। क्या कहेंगे? क्वाड्रेट कहेंगे। तो इस प्रकार से लीवर के आप जो है पिंड देखकर जान जाएंगे, पहचान जाएंगे कि लीवर के कितने भाग होते हैं। तो लीवर के यहाँ पर 4 भाग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें, आपको दिख रहा होगा ये लीवर में जो बनने वाली जो लाइंस हैं, ट्यूब्यूल्स हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? ये देखिए, लीवर को क्या कहा जाता है? हिपैर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लीवर हिपैरिन का भी निर्माण करता है, तो इसे हिपैर भी कहा जाता है। जो ये लीवर है इसको हिपैर भी कहते हैं। और यहाँ पर जो इसको क्या बोलेंगे? हिपैटिक वेन बोलते हैं या हेपेटिक ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं जो यकृत, इसमें कौन सा रस बन रहा है? तो बाइल जूस बन रहा है। क्या बन रहा है? बाइल जूस बन रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? हिपैटिक डक्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? हिपैटिक डक्ट कहेंगे। और उसके बाद ये हिपैटिक डक्ट जो होगी गाल ब्लैडर के पास आती है, इसको क्या कहते हैं? गाल ब्लैडर कहते हैं। पित्ताशय, यहाँ पे पित्त आके रुकता है। फिर पित्त की जो ये ट्यूब होती है इसको सिस्टिक डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टिक डक्ट कहते हैं। और सिस्टिक डक्ट जो होती है ये जब आगे खुलती है तो इसको कॉमन बाइल डक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। और कॉमन बाइल डक्ट के पास में एक छोटी सी वाल्व होती है जिसे क्या कहते हैं? स्फेनेक्टर ऑफ बॉयडन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? स्फेनेक्टर ऑफ बॉयडन कहेंगे। जब ये खुलेगी तभी इसका जो होगा बाइल जूस वो आएगा, छोटी आंत में खुलेगा। लेकिन इसके खुलने के बाद में जो पैनक्रियाटिक जूस होता है, जो पैनक्रियाज बनाती है, पैनक्रियाटिक, आप जानते हैं पैनक्रियाज हमारी मिश्रित ग्रंथि है। पैनक्रियाज जिसको हम अग्न्याशय कहते हैं, अग्न्याशय मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का श्रवण करती है। क्योंकि ये एंजाइम तथा हार्मोन दोनों का श्रवण करती है। जैसे इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, ये बीटा कोशिकाएं और अल्फा कोशिकाएं जो होती हैं इस हार्मोन्स का निर्माण करती हैं। इसके अलावा और अन्य कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं? एंजाइम्स का निर्माण करती हैं, जो छोटी आंत में ओपनिंग होती है। तो यहाँ पर जो छोटी आंत में ओपनिंग हो रही है इसको स्फेनेक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फेनेक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये छोटी आंत जो हो रही, छोटी आंत आगे चल करके 3 भागों में बटी होती है, तो इसको हम क्या कहेंगे? डिओडिनम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम डिओडिनम कहते हैं। क्या कहेंगे? डिओडिनम कहेंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं इसको हम जेजुनम कहेंगे। क्या कहेंगे? जेजुनम कहेंगे। और फिर यहाँ पर एलियम इसको कहेंगे। और ये वाला हिस्सा सीकम कहलाता है। क्या कहलाता है? सीकम कहलाता है। तो इसीलिए इस हिस्से को क्या कहते हैं? एलियोसीकम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एलियम आके सीकम में खुलती है। और ये भाग अपेंडिक्स कहलाता है। ये सीकम है। और फिर आगे चल करके ये वाला हिस्सा टोटल कोलन है। और ये क्या है? रेक्टम है। रेक्टम में के बाद में जो अपर्चर होता है उसको हम बोलते हैं एनस। और इसी रेक्टम में गॉबलेट सेल्स होती है जो म्यूकस का श्रवण करती हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये था ब्रीफली स्ट्रक्चर समझा। यहाँ पर हम लोगों ने ब्रीफली स्ट्रक्चर को समझा है, क्योंकि अगर हम डिस्क्रिप्टिव पर्पज से समझते तो वीडियो हमारा घंटों का हो जाता। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और फिर आप क्या चाहते हैं, डिस्क्रिप्टिव चाहते हैं तो आप बताइएगा। लॉन्ग वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।